शंखनाद में आपका स्वागत है। कांग्रेस ने जुलाना में 15 साल का राजनीतिक सूखा खत्म करने के लिए विनेश फोगाट को मैदान में उतार तो दिया है, लेकिन विनेश के लिए जुलाना की सीट जीतना इतना आसान नहीं है। ऊपर से तो कई फैक्टर लगते हैं जिससे लगता है कि विनेश फोगाट ये चुनाव जीत सकती हैं। जैसे वो सेलिब्रिटी हैं, अभी वो मेडल हार कर आई हैं, उनके साथ सहानुभूति है, जाट वोट है, महिला है, उनका ससुराल है बख्ताखेड़ा गांव में जो जुलाना में पड़ता है। ऐसे कई कारण दिखते हैं, लेकिन जब ये कारण स्थानीय कारणों से टकराते हैं तो ये कहीं धराशायी हो जाते हैं। स्थानीय राजनीति, जातिगत समीकरण, विनेश फोगाट के सामने मौजूद प्रतिद्वंदी दूसरे उम्मीदवार और कांग्रेस की अपनी आंतरिक नाराजगी, ये सब कारण जो विनेश की जो लगती हुई उनको जो जीत है, आभासी जीत है, इसको जो है हार में बदल सकते हैं। विनेश फोगाट के लिए ये बड़ी चुनौती बन रहे हैं जुलाना में। ऐसे कई कारण हैं जो उनके लिए कई मुश्किलें पैदा कर सकते हैं और उनको हार की तरफ ले जा सकते हैं। ऐसे कारणों पर नजर डालते हैं। पहला, जुलाना का जातिगत समीकरण। हरियाणा के चुनाव में ये फैक्टर तो वैसे हर सीट पर हावी है, लेकिन जुलाना में जो कहा जा रहा है कि वहां जाट वोट ज्यादा है, जिसका कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। जाट वोट बीजेपी से नाराज है और वो बीजेपी की कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। ये ठीक है, ये बात एक हद तक ठीक है कि कांग्रेस को जाट वोट वहां मिल सकता है और वहां जाट मतदाता भी ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर दूसरी जातियों के लोग नहीं है और बीजेपी ने भी दूसरी जातियों पर दांव खेला है। पहले आप जुलाना का जातिगत समीकरण देखिए। यहाँ जाट आबादी 81,000 के करीब है, ओबीसी 33,608 है, एससी वोट 29,661 है। कांग्रेस यहाँ अधिकतर जाट वोटों पर निर्भर है, क्योंकि उसे लगता है जो पिछली बार जेजेपी को जाट वोट पड़ा, अमरजीत ढांडा जीते थे, वो अब खिसक कर कांग्रेस के पास आ जाएगा। बीजेपी का जाट वोट भी खिसक कर कांग्रेस के पास आ जाएगा और वो जीत जाएगी। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, दूसरा वोट भी है, दूसरे लोग भी हैं जाति से। ओबीसी है 33,000 करीब है और एससी से है 29,000 करीब है, जो 60,000 से ऊपर संख्या बनती है। तो बीजेपी जो है इस बार गैर जाट पर यहाँ पर सेंध लगाई है, कोशिश कर रही है गैर जाट वोट हासिल करने की। अब बीजेपी का यहाँ से समीकरण समझिए। दलित प्लस ओबीसी प्लस जनरल कास्ट, यहाँ के जो ब्राह्मण वोट है वो, इसके अलावा जाटों के साइलेंट वोट। बीजेपी यहाँ से गैर जाट वोटों पर अपना फोकस कर रही है। जैसे कि जो उनके उम्मीदवार भी हैं वो भी ओबीसी उम्मीदवार है और इसके अलावा बीजेपी जो उनके मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, वो भी ओबीसी है। और हमेशा बीजेपी जब से यहाँ सत्ता में आई है पिछले 2 बार से, वो गैर जाटों की राजनीति कर रही है। ओबीसी वोटों को, दलित वोटों को, जो अपर कास्ट वोट है उनको टारगेट कर रही है ताकि जाटों के इतर उसको वोट मिल सके। और वहीं एक साइलेंट वोट जाटों का भी है जो बीजेपी की तरफ जा सकता है। अब वो कैसे? देखिए, बीजेपी ने कुछ समय पहले यहाँ पर हरियाणा में योजना शुरू की, या एक तरह का नारा दिया, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी, यानी कि नौकरियों में धांधली को रोका, जिसके कारण जो बीजेपी का अभी 10 साल का कार्यकाल रहा उसमें लाखों नौकरियां भी लगी, 1 लाख से ऊपर नौकरियां लगी हैं। और यहाँ जो जुलाना का गांव है, जुलाना का जो विधानसभा क्षेत्र है, उसमें ऐसे कई गांव हैं जहां से युवाओं की बिना खर्ची पर्ची के नौकरी लगी है, जिसमें जाट भी हैं और वो इससे खुश हैं। जो यहाँ के जो वोटर्स के जो व्यूज पता चलते हैं, जो वहाँ के लोगों का कहना है, उसमें जाट मतदाता इस बात से खुश है कि जो गरीब जाट है, जो बहुत शोर शराबा नहीं करते, जो बहुत पैसा रसूख नहीं रखते, जो नौकरी के भरोसे हैं, उन्हें सरकारी नौकरी मिली है। ये जो धांधलियां खत्म होने से, इससे वो बीजेपी से खुश है। तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा जाट वोट जो है वो कांग्रेस के ही पास है। अगर ऐसा होता तो बीजेपी सत्ता में आती ही नहीं। पिछली 2 बार से ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैर जाट वोटों के भरोसे आ रही है, क्योंकि जाट वोट भी 22% है। तो कुछ जाट है जो बीजेपी के पक्ष में है, जो नहीं है वो उनका विकल्प ढूंढने के लिए बीजेपी ने दूसरी जातियों की तरफ रुख किया है। और जुलाना में भी यही बात है कि कांग्रेस जहां पूरी तरह जाट वोटों पर निर्भर है, ऐसा नहीं है कि जाट वोट ही मिलेंगे, ओबीसी एससी वोट कांग्रेस को भी मिल सकते हैं, लेकिन उसका फोकस उस तरफ है और ये दूसरी जातियां जानते हैं। और बीजेपी यहाँ गैर जाट वोटों पर फोकस कर रही है, तो वो जातियां भी जानते हैं, क्योंकि अपना स्थानीय स्तर की अपनी पॉलिटिक्स होती है कि कोई
हर कोई अपने नेता का वर्चस्व वहां चाहता है। तो कांग्रेस के लिए से पूरे के पूरे जाट वोट पाना भी मुश्किल है। और एक आंकड़ा कांग्रेस के लिए और मुश्किल वाला है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जुलाना में सिर्फ 9.84% वोट मिला था, और उस वोट को कांग्रेस को अब कम से कम 50% तो करना ही होगा। तो ये सिर्फ जातिगत समीकरण भी कांग्रेस को जिता नहीं सकते, यहाँ भी कांग्रेस के लिए चुनौती है। और विनेश के लिए एक अगली चुनौती ये है चौतरफा मुकाबला। यहाँ पर विनेश के सामने 3 उम्मीदवार और हैं। सिर्फ दो तरफा मुकाबला भी नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी, 3 उम्मीदवार और हैं। सबसे पहले बीजेपी, जो कि मुख्य प्रतिद्वंदी है। बीजेपी ने मैदान में उतारा है कैप्टन योगेश बैरागी को। अब कैप्टन योगेश बैरागी जो है वो ओबीसी उम्मीदवार है, 7 साल से राजनीति कर रहे हैं, पायलट भी रह चुके हैं, सेना में भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री के भी करीबी है, और वो एक मंझे हुए नेता है। ऐसा नहीं है कि विनेश फोगाट तो जैसे पैराशूट कैंडिडेट है, वो एक पुराने नेता है। तो कैप्टन योगेश बैरागी यहाँ बीजेपी के जातिगत समीकरण भी सेट करेंगे और एक राजनेता की तरह विनेश फोगाट को टक्कर भी देंगे। तो वो भी अब मैदान में उतर गए हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की कविता दलाल, अब कविता दलाल जो है वो भी एक खिलाड़ी है, वो रेसलर है, WWE की रेसलर है। उनको तो लेडी खली भी कहा जाता है। उनके नाम पर ये रिकॉर्ड है कि वो पहली भारतीय राष्ट्रीयता वाली पहली पेशेवर महिला है जो WWE में है। तो कविता दलाल एक स्पोर्ट्स वुमेन होने के तौर पर वहां विनेश फोगाट के लिए चुनौती है, और महिला चेहरे के तौर पर भी आम आदमी पार्टी का कोई जातिगत समीकरण नहीं है, लेकिन कुछ वोट वो वहां पर क्योंकि कोशिश कर रही है पहले से ही, तो कुछ वोट तो खिसका सकती है, और विधानसभा सीट है तो वहां पर थोड़ा बहुत वोटों का अंतर भी मायने रखता है। और चौथी चुनौती जो है वो है मौजूदा विधायक अमरजीत ढांडा, जो कि जेजेपी के विधायक है। देखिए, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती अभी तक क्या रही है? कांग्रेस जाट वोटों की पॉलिटिक्स करती है, लेकिन कांग्रेस को जाट वोटों में इनेलो और जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला से चुनौती मिलती रही है। कांग्रेस को जाट वोट ये 2 पार्टियां काटती रही हैं, और इसीलिए कांग्रेस को नुकसान भी हुआ है इस वोट बैंक में। और वहीं अब जेजेपी यहाँ भी चुनौती देने के लिए है। हालांकि वो एक बार से उनका विधायक है ही, और जेजेपी ने उन्हीं को ही दोबारा मैदान में उतारा है, और जेजेपी कमजोर भी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी विधायक का किसी भी इलाके में 0% आधार होता है। वो भी वहां पर 5 साल काम करके रहे हैं, और जाटों की पार्टी है तो वो भी जाट वोट में सेंध लगा सकते हैं। अब विनेश फोगाट को इन तीनों प्रतिद्वंदियों का सामना करना है। सिर्फ वो सेलिब्रिटी होने से और चुनाव से कुछ दिन पहले घूमने से बात नहीं बनती है। अमरजीत ढांडा वहाँ विधायक है, वो 5 साल से है, और बीजेपी का वहाँ संगठन है। तो विनेश फोगाट के लिए चुनौती बड़ी है। और तीसरी चुनौती जो उनके लिए एक उनके पक्ष में बात कही जा रही है, लेकिन वो उनके विपक्ष में जा रही है, वो है विनेश फोगाट का सेलिब्रिटी होना। विनेश फोगाट सेलिब्रिटी है, वो वहां जुलाना में तो रहती नहीं है, ससुराल है, फिर भी वो नहीं रहती है क्योंकि पेशेवर पहलवान है। तो उनका जो है वो ट्रेनिंग लेनी होती है, उन्हें आगे कंपटीशन में जाना होता है, तो वो दिल्ली रहती आई है। अब लोगों को ये डर है, जो वहां से लोगों के विचार, लोगों की राय पता चलती है, लोगों को ये डर है कि विनेश फोगाट अगर जीत गई तो वो दिल्ली जाकर बैठ जाएंगी। ठीक है, वो हरियाणा की बेटी मानते हैं, अभी बहुत अच्छा प्रदर्शन भी रहा है उनका, भारत का नाम भी रोशन किया है, लेकिन लोगों की लोकल समस्याएं होती हैं, लोगों के लोकल मुद्दे होते हैं, उन्हें विधायकों से शिकायत करनी होती है, अपने काम कराने होते हैं। अब उसके लिए भाई सेलिब्रिटी व्यक्ति कहाँ मौजूद रहेगा? वो अपना प्रतिनिधि बैठा देता है। अब प्रतिनिधि से वो बात नहीं बनती, तो लोगों को ये लगता है कि क्योंकि विनेश एक सेलिब्रिटी है, एक बड़ी पेशेवर खिलाड़ी है, तो वो दिल्ली में ही रहेंगी, जुलाना में अपना दफ्तर डाल के नहीं बैठेंगी, तो उनकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। अब ये बात से विनेश कैसे लोगों को भरोसा दिला पाएंगी कि वो जीत भी गई तो वो जुलाना में लोगों के लिए 100% या कम से कम 80% तो उपलब्ध रहेंगी। और चौथी जो विनेश के सामने चुनौती है वो है कांग्रेस की आंतरिक राजनीति, आंतरिक लड़ाई। अब विनेश फोगाट को पैराशूट कैंडिडेट की तरह जुलाना में उतार दिया गया, लेकिन कांग्रेस वहां 15 साल से नहीं जीती है, आखिरी बार 2005 में जीती थी। तो कांग्रेस का संगठन वहां पर है, वहां पर जो लोग हैं, जो वहां के मौजूदा नेता हैं, जो वहां काम कर रहे हैं, वो 2005 के बाद मैदान में तो उतरे हैं, कांग्रेस ने उम्मीदवार तो उतारा ही है, लेकिन इस बार उनको नजरअंदाज किया गया और विनेश पर दांव खेला गया। इससे वो लोग नाराज है, और ये नाराजगी कब दिखी?
जब विनेश फोगाट वहां गई और उनके लिए सबसे पहला आयोजन किया गया। उस आयोजन में ही स्थानीय स्तर के बड़े नेता शामिल नहीं हुए। परमिंदर सिंह धुल, धर्मेंद्र धुल, रोहित दलाल, ये कुछ विशेष नाम है जो उसमें नहीं आए। इसके अलावा और भी नेता है जो उसमें नहीं आए। उस आयोजन में विनेश फोगाट का स्वागत करने के लिए उनको इंट्रोड्यूस कराना था, क्योंकि विनेश फोगाट की टिकट मिलने से वो खुश नहीं थे और वो टिकट की उम्मीद कर रहे थे। और हर पार्टी में इस तरह की गुटबाजी, अगर स्थानीय नेता को टिकट नहीं मिलता है तो गुटबाजी होती है और उसका नुकसान भी पार्टी को झेलना पड़ता है अगर समय पर स्थितियां नहीं संभलती हैं तो। और विनेश फोगाट मंझी हुई नेता भी नहीं है कि अपने रास्ते की अड़चनों को वो शांत कर दे, संतुष्ट कर दे, किसी तरह से समझौता कर ले। तो वो तो पूरी तरह से केंद्रीय लीडरशिप पर निर्भर है। अब केंद्रीय लीडरशिप जो है, आला कमान जो है, वो उनके लिए जितनी अनुकूल स्थितियां बना पाएंगे, ऊपर से दबाव डाल पाएंगे, विनेश फोगाट उस तरह से उतना अनुकूल तरह से वहां काम कर पाएंगे। लेकिन अब क्योंकि स्थानीय नेता संगठन ही काम करता है तो बड़ी मुश्किल होती है। जैसे कि दिल्ली में जब कन्हैया कुमार को ले आए थे और कांग्रेस का संगठन ही नाराज था, कई नेता नाराज हो गए थे, तो कन्हैया कुमार को हार का सामना करना पड़ा, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था। तो विनेश फोगाट के लिए भी ये सभी चुनौतियां हैं। उनके लिए ये चुनाव आसान नहीं है कि वो सेलिब्रिटी होने के कारण, कांग्रेस की उम्मीदवार होने के कारण जीत जाए। उन्हें भी एक सामान्य राजनेता की तरह इन चुनौतियों को पार करना है और अगर वो नहीं कर पाती हैं, दूसरे बाजी मार जाते हैं, तो विनेश फोगाट को हार का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।